लोग बता दीजिए फटाफट से। और इसी के साथ ही मैं आपकी नीरज मैम एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं हमारे साइंस के इन सेशंस के साथ में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मित्रगण हैं, सखे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, व्यवहारी हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, सारे के सारे आ जाओ जी। और सभी लोगों को एक बार सेशन को शेयर भी कर देना है। तो भाई शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, कोशिका के बारे में देख रहे थे और उसी के आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जितने भी दोस्त हैं, मित्रगण हैं, आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न तो भैया बाद में देखेंगे, पर हम लोगों ने लास्ट सेशन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि भैया कोशिका क्या होती है ना, कोशिका जो है वो किस तरीके से काम करती है, कोशिका के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था। रॉबर्ट जो है वो बेसिकली रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इसके अलावा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, विरचॉफ ने क्या किया था, विरचॉफ के बाद में हमने कहा था कि भाई लुईस पास्चर ने क्या बताया था। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। मेरे पीछे आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब ये जो तौड़ी सेल मेम्ब्रेन होती है जी, मैंने कल भी पढ़ाया था। आज तुम मुझे बता दो कि ये जो तौड़ी सेल मेम्ब्रेन है जी, कि भाई क्या ये आप लोगों के प्लांट सेल में पाई जाएगी? क्या ये आप लोगों की प्लांट सेल में पाई जाएगी, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाई जाएगी, और या फिर ये दोनों के अंदर पाई जाएगी? बताओ जी, बताओ क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? आंसर करो जी, आंसर करो फटाफट से। और सेशन को शेयर नहीं किया अगर तुमने, तो भाई बहुत जोरदार पाप लगता है, फिर ऐसे फेंक के पाप मारते हैं फिर हम। चलो बताओ, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होगी, क्या ये एनिमल सेल में होगी? मैं ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है विच इज सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कह रहे हैं लाला? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे हैं। ये वाली चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। समझ में आई? चलो आंसर करो। हाँ जी, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है जी, कोई परेशानी है जी? कुछ भी नहीं है जी। चलो आंसर करो, है ना। बताओ बोथ। जी हाँ, बिल्कुल दोनों में पाई जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये बात सेल वॉल की करती हूँ, तो सेल वॉल बताओ कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होगी कि नहीं? सेल वॉल जो है वो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होगी कि नहीं होगी, ये भी आप लोगों को बताना है। तो सब लोग बता देंगे कि जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्यों नहीं होगी जी, जरूर होगी। तो सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाई जाती है। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो आप लोगों को सेल वॉल तो मिल जाएगा। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के अलावा ये आपके ओनली फॉर प्लांट सेल में होगी, ये और किसी सेल के अंदर नहीं पाई जाती है। इस बात को ध्यान रखना। सेल वॉल किसकी बनी होगी? सब लोग लिख लेना कि सेल वॉल जहां लिखोगे उसके आगे लिख लेना कि सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो आज हम इसी मुद्दे पर, इसी बारे में जो है वो चर्चा करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी बहुत सारी चीजों को मैं आप लोगों को आज के सेशन में पढ़ा सकूं। तो जहां पर भी नोट्स बनाने की बात आई थी कि नोट्स बनाना सिखा रही हूँ साथ के साथ में, तो वो भी थोड़ी सी चीजें ध्यान रख लेना। जैसे जैसे लिखती हूँ कुछ उसी तरीके से हम लोगों को लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेल वॉल, जैसे ही हम लोगों ने सेल वॉल लिखी तो आप लोग इसके नीचे लिख सकते हो कि प्लांट में भी पाई जाती है, और आप लिख सकते हो कि भैया प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आता है? सबको पता है, बैक्टीरिया आता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना। प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, माइक्रोप्लाज्मा आते हैं, आप लोगों के ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ये वाली चीजें तो हमको ध्यान रखनी है। अब सेल वॉल किसकी बनी होती है? एक इधर एरो बनाकर लिख लोगे कि भैया सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज कौन है? तो इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना कि भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या है भाई? पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ऐसा करके आप लोग लिख सकते हो कि ये क्या है? पॉलीसैकेराइड। हिंदी अंग्रेजी सेम रहेगा, तो ज्यादा ये भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भैया पॉलीसैकेराइड की तरह ये काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है? यही काम करता है, और तो कौन ही करेगा। तो कोशिका द्रव, ये सारी चीजें तो है ही अपने पास में। तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की बात आई, है ना। किसकी बात आई भाई? सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है? अभी तक हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो हम लोग देखते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों के अंदर पाई जाएगी, है ना, बस प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं पाई जाएगी। तो आप ये कहोगे यूकैरियोटिक में पाई जाती है, यूकैरियोटिक के अंदर पाई जाती है, फिर चाहे वो एनिमल सेल हो और फिर चाहे जो है वो प्लांट सेल हो। और अगर मैं बात करती हूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो ये किसकी बनी होती है? आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोटीन। मैक्सिमम तो इसके अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है लिपिड, फिर कुछ भाग इसका लिपिड का बना होता है और फिर कुछ भाग इसका कार्बोहाइड्रेट का बना होता है।
ऐसे सारी चीज़ों को जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये दोनों के अंदर ही पाई जाएगी। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो आप लोगों का प्रोटीन पाया जाता है। चलो अब हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और वो कुछ और चीज़ों में सबसे पहला नाम आता है हमारे सेल ऑर्गेनल का। और सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है कोशिका का अंग, और कोशिका का अंग जिसका नाम है अंतःप्रदवी जालिका। ये देखो केंद्रक के चारों तरफ फैली हुई है अंतःप्रदवी जालिका। देखो बहुत अच्छे से सुनना, केंद्रक के चारों तरफ नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो यानी अंदर, प्लाज्मिक यानी प्लाज्मा के, रेटिकुलम माने कि जाल, यानी कि प्लाज्मा के अंदर एक पूरा जाल फैला हुआ है, और उसी जाल को हम लोग कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी जाल को हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से बाकी ऑर्गेनल देखो तुम्हें पीछे 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 घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बाकी कोशिका के अंग देखो यहाँ पर तुम्हें कहीं पर घूमते हुए पीछे से दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा ही पूरा जाल न्यूक्लियस के चारों तरफ में है। और यहाँ पर कुछ और चीजें हम लोगों को यहाँ पर समझनी है। जब मैं आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ, देखो एंडो, एंडो का मतलब क्या है? अंतः, है ना। प्लाज्मिक, प्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया भाई? प्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा के, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिक्यूलम यानी कि हम कह रहे हैं प्लाज्मा के अंदर जालिका है। प्लाज्मा के अंदर जो पूरा जाल है, इसलिए हम हिंदी में इसे कहते हैं अंतःप्रदवी। प्रदवी का मतलब प्लाज्मा, अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। हिंदी वी से अंतःप्रदवी जालिका। तुम शॉर्ट टाइम बचाने के लिए ER लिख सकते हो। मैं जहां पर भी ER लिख रही हूँ इसका मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहो कि दीदी बात समझ में आ गई। सेशन जरूर से शेयर करना है। अगर तुम लोगों ने जो है, अरे भैया समझ नहीं आता, अगर मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रही होती तो मुझे कैसे तुम्हारा नाम पता होता भाई? तो कैसे पता होता कि तुम लोग ये मैसेज कर रहे हो कि रिकॉर्डेड क्लास है? अरे सामने ही उपस्थित हूँ भैया। कैसी बातें कर देते हो तुम लोग, कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब बातें कर देते हो कि पूछो मत। तो हम लोगों ने कहा भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास में कितने प्रकार का है? बताओ देखिए कितने प्रकार का होता है। तो बताओ क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा? तुम यहीं पे लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर तो नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक जिसे हम लोग इसे RER के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है इसे हम SER के नाम से जानते हैं। RER का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नीरज मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम है, देख लेना, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कह रहे हैं RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहें तो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। क्या कह रहे हैं? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। और ये सब तो मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में भी पढ़ाया है ना। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका आप लोगों की RER होगी। और अगर मैं स्मूथ की बात करती हूँ तो आप ये कह सकते हो कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। किसकी आप बात कर सकते हो? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। तो आई बात समझ में कि नहीं आई है? बताओ देखें, बोलो देखिए, बोलो फटाफट से कि एक तो हमने कहा खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, एक हमने कह दिया कि भैया चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अब चिकनी और खुरदरी के अंदर डिफरेंस क्या है ये भी समझ लो। चिकनी और खुरदरी के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ लो। तो जब हम लोग चिकनी और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका की बात करते हैं तो डिफरेंस किस चीज का आता है, ये पूरी बात आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अंतःप्रदवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका का मतलब है कि इसके अंदर राइबोसोम उपस्थित हैं। क्या उपस्थित है? राइबोसोम। हो सकता है कि जब मैं थियरी पढ़ा रही हूँ तो मैं तुमसे बातें ना करूं या बातें कम करूं, ये जरूर मेरा एक स्वभाव है। अगर मैं थियरी पढ़ा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुमसे बातें ना करूं, ताकि जो है वो थियरी पे फोकस कर सके। क्वेश्चंस में से ऐसा होता है कि ठीक है तुम्हारे कमेंट्स देख लिए, लेकिन थियरी के टाइम पे मैं कमेंट्स नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे कमेंट्स पे ध्यान दूंगी तो मेरा तो सारा ध्यान कमेंट्स पे रहेगा। फिर 2-4 लाइन भी अगर भूल गई तो नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। कोई सामने कुछ ऐसा तो है नहीं कि किताब खोल के बैठे हैं भाई साहब की कॉपी पेस्ट कर दिया, सब इधर है। इधर से अगर हाथ पे लेकर आना है तो कंसंट्रेशन चाहिए, और फिर मैं तुम्हारे कमेंट्स देखती रहूंगी तो फिर कंसंट्रेशन कैसे आएगा? तुम्हें ऐसे ही लिखना है कि राइबोसोम यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? उपस्थित हो जाएगा। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए ये खुरदरी है, और इसके अंदर राइबोसोम नहीं होता इसलिए ये जो है वो बेसिकली क्या है? इसमें राइबोसोम नहीं होता इसलिए ये खुरदरी नहीं है। समझे? समझे बहुआ कि नहीं समझे हैं? ये वाली बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, अब राइबोसोम की तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि भैया राइबोसोम क्या है, किस तरीके से है और कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। साइंस की बुक भी अपनी आएगी, और वो बुक आएगी अपनी मार्च के अंदर। और इसके अलावा जो ओम बैच का 2.0 है वो भी मैं मार्च में ही लेकर आऊँगी। फिर वो बैच आपके NTPC, रेलवे, है ना, ALP, कांस्टेबल, सब बच्चों के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। और वैसे ही आप लोगों का बुक और बैच दोनों ही मार्च में आएगा। ऑन एन एवरेज 15 मार्च के आसपास आ जाएगा। समझ आई बात कि नहीं आई है? तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
राइबोसोम जो इसमें उपस्थित होते हैं वो एटीएस होते हैं। अब एटीएस क्या होते हैं वो मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो राइबोसोम उपस्थित है, इसलिए देखो ये इसमें देखो तुम्हें ये जो बिंदु बिंदु जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये बिंदु बिंदु जैसी संरचना अगर दिखाई दे रही है तो ये क्या है, ये राइबोसोम है। ये कौन से प्रकार के राइबोसोम है, ये एसियस राइबोसोम है। और राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसी खुरदरी हमको दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। जस्ट बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट है। ये देखो वापस से देखना, बहुत गौर से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। यहाँ पे देखना, हम लोग अगर बात करते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फिर से बताती हूँ तुमको, है ना। यहाँ पर देखो, फिर से देखना एक बार क्या मैं यहाँ पर कह रही हूँ। जब आप इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हो तो यहाँ पर देखो दाने दाने जैसी संरचना है, यहाँ पर दाने दाने जैसी संरचना यानी कि एटीएस राइबोसोम है, इसलिए ये वाली अंतःपर्दवीय जालिका तो हुई आपकी खुरदरी अंतःपर्दवीय जालिका। यहाँ देखो किसी प्रकार का राइबोसोम नहीं दिख रहा। अगर जहाँ पर राइबोसोम नहीं है वो जो है वो कौन से प्रकार की रेटिकुलम हो गई है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो राइबोसोम तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। चूंकि राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि यह जो है ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसका निर्माण करेगी, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेगी। राइबोसोम के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगी बेटा, प्रोटीन का निर्माण करेगी। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। इन भाई साहब के पास राइबोसोम ही नहीं है तो ये प्रोटीन तो बनाएगी नहीं, तो फिर ये किसका निर्माण करेगी, लिपिड का निर्माण करेगी। कैसे करती है लिपिड, एक क्या कर रही है, लिपिड का निर्माण कर रही है, एक क्या कर रही है, प्रोटीन का निर्माण कर रही है। क्यों कर रही है भाई, लिपिड और प्रोटीन की बॉडी को जरूरत होती है और बॉडी को जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां पर इसकी मदद कर देते हैं। तो SCR जो है वो बेसिकली क्या करेगी, वो आपके ये देखो ये स्मूथ है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो अंदर जाते हैं तो ये देखो ये प्रोटीन बना रही है और ये प्रोटीन बनाएगी 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 और ये प्रोटीन बनाकर, ये प्रोटीन बन रहा है, साइड में लिपिड बन रहा है और ये लिपिड और प्रोटीन बनाकर जो है वो किसको दे देती है, वो गोल्जी बॉडी नाम के को, देखो ऐसे 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 निकला 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 इसके बाहर से निकला और ये गोल्जी बॉडी को जो है वो भेज रही है। अंदर इसने प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाया और प्रोटीन और लिपिड बनाकर ये बनाकर किसको दे देगी, ये बॉडी के उस ऑर्गन को दे देगी जो अब इसकी जिम्मेदारी संभालेगा। और अब इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा, अब इस प्रोटीन और लिपिड को बनाकर ये किसको दे दे रही है, गोल्जी बॉडी को दे दे रही है। ठीक है, तो ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकला और कहाँ पर चला गया, सीधा आपके गोल्जी बॉडी पे चला गया, गोल्जी के पास चला गया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रोटीन बना रही है, ये लिपिड बना रही है, तो ये लिपिड और ये प्रोटीन ऐसे दोनों की तरफ एरो बनाकर और फिर तुम आराम से यहाँ पर लिख दो कि भैया गोल्जी बॉडी को दे देती है ना, गोल्जी बॉडी को दे देती हैं, बात खत्म। इससे बढ़िया और इससे इंटरेस्टिंग शॉर्ट नोट्स कहाँ बनेंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको नोट्स बनाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, है ना। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि आप आर्ट्स वाले हो, आप कॉमर्स वाले हो या फिर आप साइंस वाले हो। आप अपने आप को ये क्यों मानते हो, आर्ट्स कॉमर्स वाले आप 11th 12th तक थे, जब तक कि आप लोगों ने किसी इंडिविजुअल और सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा था। अब चूंकि आप आर्ट्स भी पढ़ रहे हो, हिंदी भी पढ़ रहे हो, है ना, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, बायो भी पढ़ रहे हो, तो तुम अपने आप को आर्ट्स वाले मान ही नहीं सकते। अब तो तुम मल्टी टैलेंटेड हो गए, है ना, ऑलराउंडर हो गए तुम। तो तुम ये 11th 12th के नाटक थे कि मैं आर्ट्स वाला हूँ, नहीं। साइंस वालों को कौन सी साइंस आ जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे साइंस वाले बच्चे हैं, उनको खुद को साइंस नहीं आती है। तुम कह रहे हो कि तुम आर्ट्स वाले हो इसलिए नहीं आ रही है, अरे किसी ने कुछ नहीं पढ़ा 11th 12th में। अगर 11th 12th में पढ़ा होता तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते, है कि नहीं, बताओ देखिए फटाफट से। तो इट्स नॉट अबाउट, अपने दिमाग में ऐसा मत रखो कि अपन आर्ट्स वाले अपनों को समझ नहीं आएगा। अरे अपनों को समझ में आएगा, समझ आया, अपनों को समझ में आएगा। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और बस दिमाग से ये निकालनी पड़ेगी चीज। और वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजात रसरी आवत जावत है, आगे तुम लिख दो क्या होगा, सिल पर पड़त निशान। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोशिश करो, रेगुलर रहो, आ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये जितना भी प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन और लिपिड बनाकर किसको दे दिया, गोल्जी बॉडी को दे दिया। तो अब हमारा काम किसके बारे में पढ़ना है, अब हमारा काम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो गोल्जी बॉडी पहले मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि गोल्जी बॉडी जो है वो जनरली किस प्रकार का होता है। ये देखो यहाँ से प्रोटीन निकले, ये देखो वहां से प्रोटीन निकले थे और ये प्रोटीन कहाँ आ गए, गोल्जी बॉडी में आ गए। पीछे वाली स्ट्रक्चर दिखाऊं मैं तुमको, एक बार फिर से दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर देखो ये प्रोटीन जो थे वो बने और ये कहीं तो जा रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये प्रोटीन बनकर, ये प्रोटीन बनकर, ये देखो ये प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स बन,
अबे तुम तो कतई खराब आदमी हो। देखो प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स बनकर ये गोल्जी बॉडी में आ रहे हैं। गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर भी तुमने देखी, ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या और किस तरह से काम करती है। तो ये एपरेटस था अपना गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी खुद एक प्रकार का कोशिका का अंग है। डेफिनेटली पुरानी वाली कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये नहीं पाया जाएगा, लेकिन हाँ ये विकसित यानी कि डेवलपिंग गोल्जी बॉडी विकसित कोशिकाओं के अंदर तो पाया जाएगा। ठीक है, स्पीड कम करनी है थोड़ी, ठीक है कर देंगे भाई, स्पीड भी कम कर देंगे। तो सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, साथ के साथ लिखना है। तो गोल्जी बॉडी ने क्या किया, गोल्जी बॉडी ने उस प्रोटीन को लिया, गोल्जी बॉडी ने उस लिपिड को लिया और उस प्रोटीन और उस लिपिड को लेकर जो है वो बेसिकली क्या करेगा, उसको पैक करेगा। देखो ये खुला हुआ आया था, अब इसको देखना ये पैक कर देगा और पैक करने के बाद में बॉडी की उन सारी जगहों पर भेज देगा जहां पर इसकी जरूरत होती है, जहां पर इसकी जरूरत होती है। समझ आया? कुछ बच्चों का ऐसा पूछना है कि एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो कब है। तो देखो मई जून के अंदर इसके एग्जाम लगेंगे, तो इस चीज के लिए भी अवेयर रहेंगे। कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, ये चीज प्लीज ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर अब हम जो अनदर जो है वो सेल ऑर्गेनल को पढ़ेंगे विच इज गोल्जी बॉडी। हम किसकी बात कर रहे हैं, गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। गोल्जी बॉडी जिसे हम गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब हम गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी कहाँ से चालू होती है, कैसे चालू होती है, उन सारी चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो आप लोगों का जो गोल्जी काय है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि आपका जो गोल्जी बॉडी होता है, ये गोल्जी बॉडी जो है वो बेसिकली क्या करता है, उस प्रोटीन को लेता है और उस लिपिड को लेता है। तो प्रोटीन और लिपिड को लेकर क्या करेगा, पैक करेगा। तो पैकेजिंग करेगा उसकी, और पैकेजिंग करने के साथ साथ में प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग उन सारी जगहों पर करेगा जहां पर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ क्या कि पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ जो है वो क्या, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, ये आप लोगों का काम होगा। इसी क्लास के लास्ट में क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि आपके सेल ऑर्गेनल वाले होंगे, तो क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट। ये थोड़ी सी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो प्रश्न भी होंगे और जो है वो आंसर भी करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थियरी पढ़ लो। सिर्फ प्रश्न पढ़कर कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक थियरी नहीं पढ़ोगे प्रश्न भूल जाएंगे, लेकिन थियरी नहीं भूलेंगे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे बहुत सारे निकल लेते हैं जब मैं थियरी पढ़ाती हूँ, और मैं सच बता रही हूँ, फिर मैंने खुद ने अनाउंस किया था कि नहीं मैं थियरी पढ़ाऊंगी और मैं बंद कर दूंगी थियरी पढ़ाना, फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी अगर तुम लोग नहीं टिकोगे तो। तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, मेरा कुछ इसमें स्वार्थ नहीं है। ये ऐसे इस तरह से तुम्हें जो इतना शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है, तुम खुद को ही कदर नहीं है यार, तुम लोग खुद ही नहीं रुकना चाहते। टिक कर नहीं पढ़ोगे तो फिर तो होली है कल्याण। तुम क्या मानते हो कि बिना थियरी पढ़े तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो तुम गलत हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन और उन सारी जगहों पर कर देता है गोल्जी बॉडी जहां पर उसकी जरूरत है। अब बनाकर तो दिया था किसने, है ना, आप बनाकर तो किसने दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया था, और आप लोगों के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने दिया था। तो गोल्जी बॉडी का तो काम थोड़ा आसान था। तो गोल्जी बॉडी को कहा कि भैया तुम डस्टबिन भी बना दो, क्योंकि कोशिका में जब प्रोटीन बनता है और लिपिड बनता है तो डस्टबिन की भी जरूरत पड़ती है। आपने नोटिस की गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी को बोला कि भैया नहीं तुम लोग डस्टबिन भी बनाओ। तो इसने अपने किनारों वाले पोर्शंस को अलग किया और इस तरह से जो है वो ग्रेन्यूल जैसी संरचना बनाई। ग्रेन्यूल यानी कि खाली कमरे जैसी संरचना बनाई, और इन खाली कमरों जैसी संरचना को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, आगे चलकर ये एक नया सेल ऑर्गेनल बना, एक नया सेल ऑर्गेनल बना, और उस नए सेल ऑर्गेनल का नाम पड़ा लाइसोसोम। क्या नाम पड़ा, लाइसोसोम। तो आप लोगों से कोई पूछे कि इस लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है इसी गोल्जी बॉडी ने इसका निर्माण किया। तो गोल्जी बॉडी ने निर्माण किसका किया, लाइसोसोम का। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर आप लोगों से ये पूछा जाएगा, है ना, फिर आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि भैया गोल्जी बॉडी ने अगर लाइसोसोम का निर्माण किया तो लाइसोसोम किस काम आ रहा है। तो देखो गोल्जी बॉडी ने फिर हेल्प ली, गोल्जी बॉडी ने निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प ली। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या भेजे, एंजाइम भेजे। क्या इस डायग्राम के माध्यम से अगर तुम भी अपनी क्लास में, अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में कुछ इसी तरीके का वो बना लो डायग्राम, तो तुम जब रिविजन करोगे तो सच
नोट्स बताना कि रिवीजन करने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियरली याद होगी कि नहीं होगी, है ना, बताओ होगी कि नहीं होगी। तो आप सभी को मैं यही कह रही हूँ कि क्लास की इंपॉर्टेंस समझो। इसी तरीके यहाँ पे नोट्स बनाना सीख रहा है ना, ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हमने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इसके अंदर एंजाइम डाले। ये एंजाइम्स कौन से एंजाइम हैं? इन एंजाइम्स को हम लोग जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो सारी चीजें इस डायग्राम से समझ में आती हैं। हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपसे पूछे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। आप लोगों से पूछे कि पाचक एंजाइम जो है वो कहाँ पर है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि पाचक एंजाइम जो है वो आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही है, और वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। और एक बार सारे बच्चे कहेंगे कि दीदी बात समझ में आ गई, सारे बच्चे कहेंगे कि दीदी बात समझ में आ गई। तो ये आपसे पूछा जाएगा डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसे एंजाइम होते हैं, आप कहोगे पाचक एंजाइम होता है। आप लोगों से कहा जाएगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसने भेजे, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भेजे। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें होते हैं, आप कहेंगे लाइसोसोम में होते हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा लाइसोसोम का निर्माण किसने किया, आपने कहोगे गोल्जी बॉडी ने। आप कहोगे गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करता है? पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड करता है। आपसे पूछा जाएगा लिपिड किसने बनाया, आप कहोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, है ना। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रोटीन किसने बनाया, तो ये लो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया। अगर इसी तरीके से तुम तुम्हारे नोट्स के अंदर इसको लिख लोगे तो आज मुझे सारे बच्चे मैसेज करके बताएंगे कि क्या तुम भूलोगे। अगर इसी तरीके से समझो, छोटे से पेज में आपकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कोई 10 प्रश्न इसी डायग्राम से बन गए, इसी स्लाइड से बन गए, तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी? क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी? मुझे मैसेज करके बताओ। तो इस तरह से आप लोगों का जो है वो गोल्जी बॉडी होता है, और इस तरह से आपका गोल्जी बॉडी जो है वो होता है। और इसने देखो ये ग्रेन्यूल्स जैसी संरचना बनाई जो आगे चलकर लाइसोसोम कहलाए। और आपको याद होगा मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि लाइसोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। कल जब मैं यूकैरियोटिक में तो पाए जाएंगे ही जाएंगे, सुनो मेरी बात, यूकैरियोटिक में तो पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाएंगे। और कल मैं जब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर बता रही थी तो प्लांट सेल में तो नहीं पाए जाते, लेकिन आपको याद होगा मैं जब इनके अंदर डिफरेंस बता रही थी तब मैंने लिखा था कि ये लाइसोसोम प्रेजेंट इन ओनली फॉर प्लांट एनिमल सेल, प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते। कल ही मैंने बताया था। कल की क्लास में कितने लोग थे मुझे मैसेज करके बताएंगे। कल की क्लास में कितने लोग थे मुझे मैसेज करके बताएंगे। और मैंने कल की ही क्लास में इस बात का जिक्र किया था। क्या आप सभी लोगों को पता है? क्या आप सभी लोग इस बारे में बिल्कुल अवेयर हैं? और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। सब लोग, जिन भी लोगों को पता है कि हाँ कल की क्लास में हमने इस बारे में जिक्र किया था, तो आप सभी लोग मुझे बताएंगे। सो हमने कहा कि पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन जो है वो आप लोगों का कौन होगा? वो आप लोगों का ये रहेगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये तो सारी चीजें हो गई आपके गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी ने लाइसोसोम बना दिए। ये देखो अब लाइसोसोम करता क्या है, द थिंग इज कि लाइसोसोम कर क्या रहा है, ठीक है ना। क्या लाइसोसोम जो है वो क्या कर रहा है? तो देखो लाइसोसोम की अगर हम बात करते तो देखो दुनिया भर का जितना भी कचरा है वो कोशिका में आता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और ये इस कचरे को क्या कर देंगे, देखो ऐसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये दुनिया भर का कचरा कोशिका में आया कैसे? तुम एक बात बताओ, तुम बीमार होते हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंगस, एल्गीज, माइक्रो ऑर्गेनिल्स, प्रोटोजोआ सब तुम्हारी बॉडी में आते हैं। आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होता है वो उन कोशिकाओं को मारता है, और वो कोशिकाएं मरते हैं तो क्या उनकी डेथ बॉडी नहीं बचेगी वहां पर? उनका भी तो अंतिम संस्कार करना पड़ेगा ना। इतने सारे डेथ बॉडी जो वहां पे रखी हुई है उन सबको जो है वो कहीं तो ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लाइसोसोम में भेज देते हैं कि जाओ भाई इसको यहाँ पर भेजो, और ये फट से जो है अभी इसको डिसॉल्व कर देगा, अपघटित कर देगा। आपके शरीर के अंदर इतना सारा प्रोटीन बनता है, इतना सारा लिपिड बनता है, आपकी कोशिकाएं जो है वो नई बनती हैं, पुरानी खत्म होती हैं, कुछ नए सेल ऑर्गेनल बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं। तो उन सबकी बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम कौन करेगा? अब वहां पर नगर पालिका, नगर परिषद तो है नहीं कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं लाइसोसोम का उपयोग करते हैं, और इस लाइसोसोम के अंदर जो तेजाब रूपी जो एंजाइम रखा हुआ है वो एंजाइम इन सबको अपघटित कर देने का काम करता है। पूरा का पूरा जो है वो अपघटित कर देता है। लाइसोसोम किन
प्रकार की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होंगे? जो कोशिकाएं मारने का काम कर रही हैं, जो कोशिकाएं भक्षण कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं जैसे ही कोई बाहर का फॉरेन पार्टिकल आता है उसको किल करने का काम करती है, उन कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम बना रहा है और उसके अंदर भी टी लिम्फोसाइट के अंदर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी बना रही है। सारी की सारी कोशिकाएं जो है वो सारा का सारा इम्यूनिटी, सारा के सारा दुश्मन को ये किल करती है, तो ये मारकर इंस्टेंट ठिकाने लगा देगी कि नो मुझे कुछ नहीं पता यहाँ क्या हुआ। तो ठिकाने लगा देने का काम जो है वो आपका उन सारी कोशिकाओं में ये पाया जाएगा जिन कोशिकाओं के अंदर सबसे ज्यादा, पाया तो सब में जा रहा है, पर जिन कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाया जाएगा जहां पर मर्डर हो रहा है, किनका? फॉरेन पार्टिकल्स का। समझे बउआ कि नहीं समझे हो? तो लाइसोसोम जो होता है आप लोगों का, अगर तुम पिछली ही उसमें स्लाइड में लिखना चाहो तो तुम आराम से लिख सकते हो कि लाइसोसोम काम क्या करता है। अब मैडम कैसे लिखें? देखो यहाँ पे लाइसोसोम लिखा हुआ है, ऐसा लिखो वर्ग या फिर लिख लो फंक्शन, है ना, सीधी सिंपल सी बात है। फंक्शन लिखा और फिर यहाँ पर लिख लो कि ये क्या काम करता है। इसमें हम आत्मघात, ये अब काम क्या करता है? आप कह दो कि कचरे को नष्ट करता है, सीधा सिंपल सा बात है। कचरे को क्या करता है भाई? नष्ट करता है। या फिर आप इसे कह सकते हो और किस नाम से जाना जाता है? आप लोग कहोगे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। आत्महत्या की थैली हो गई। बोलो देखिए बात समझ में आई है कि नहीं आई है? बोलो हाँ या ना। सुसाइडल बैग हो गया, आत्महत्या की थैली हो गई। आत्महत्या की थैली क्यों कह रहे हैं ये भी सुनो मेरी बात, है ना। आप इसे कचरा पात्र भी कह सकते हो कि दुनिया भर का कचरा इसी के अंदर जा रहा है। कचरा पात्र इसे कह दो, डस्टबिन इसे कह दो, बहुत सारे नामों से आप इसे जान सकते हो। समझ आ गई? अब बात करते हैं कि इसे आत्महत्या की थैली क्यों कह रहे हैं। क्या ये खुद को मार लेता है? नहीं भाई, ये खुद को नहीं मारता। तो फिर ये क्या करता है? ये खुद को नहीं मारता, ये इसका एक सबसे बढ़िया काम है। इसका बढ़िया काम क्या है इसे समझो। ये जिन कोशिकाओं के अंदर होता है ना, ये जिन कोशिकाओं के अंदर होता है, बहुत ध्यान से सुनना। ये मानो किसी एक कोशिका के अंदर है, यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पर लाइसोसोम था, यहाँ पर आपका गोल्जी बॉडी था, यहाँ पर आप लोगों की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया था, ये सब था। और यहाँ पर राइबोसोम नहीं बना देती हूँ, ये आपके लाइसोसोम थे। इन लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़ा हुआ है। अब लाइसोसोम बने हुए किससे हैं? गोल्जी बॉडी से। बोलो हाँ या ना। लाइसोसोम बने हुए किससे हैं? गोल्जी बॉडी से। अब क्या हुआ, ये जो एंजाइम है वो कभी कभी क्या होता है कि ये इसकी वॉल रैप्चर हो जाती है और ये एंजाइम बाहर आ जाता है। अब इसको थोड़ी ना पता है, एंजाइम को थोड़ी ना पता है कि अरे ये तो साढ़े ही लोग हैं, इनको नहीं मारना। एंजाइम को नहीं पता, पर एंजाइम जैसे ही बाहर आ गया, एंजाइम जैसे ही बाहर आ गया, ठीक है ना, बाहर आ गया एंजाइम जैसे ही बाहर आ गया, ठीक है ना, ठीक है, जैसे ही बाहर आ गया तो ये देखेगा अच्छा इसको भी पचा डालेगा, गोल्जी बॉडी को भी पचा डालेगा, राइबोसोम को भी पचा देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को भी पचा देगा, न्यूक्लियस को भी पचा देगा। तो जब कोशिका के अंग ही मर जाएंगे तो कोशिका थोड़ी ना जिंदा रहेगी, तो ये अपनी ही कोशिका को मार देता है। ये जिस कोशिका में खुद रह रहा है उसको ही मार देता है। इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। अगर कोई लोग भयंकर कॉपी पेस्ट करने के बाद में अगर ये कह रहा है कि दीदी नहीं, आप ये सोच रहे हो कि आप कॉपी पेस्ट कर लोगे और मैं जवाब दे दूंगी आपकी बात का, मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं थियरी पढ़ा रही हूँ तो मैं प्लीज आपसे निवेदन करती हूँ डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब दोनों ही मत करो। ग्रुप डी के लिए बिल्कुल ये सेशन है, एनटीपीसी बिल्कुल ये सेशन है, और बिल्कुल आप बैच भी ले सकते हो। मैं क्लास के लास्ट में आपको बैच की तमाम सारी जानकारी भी दे दूंगी। समझ आई बात कि नहीं आई है? एक बार सारे के सारे मैसेज करेंगे कि हाँ जी दीदी बात तो समझ में आ गई, और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। अभी फटाफट से थियरी पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो क्वेश्चंस के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिका का अन्य सेल ऑर्गन जो है वो कौन सा है? कोशिका का अनदर सेल ऑर्गन जो है वो आप लोगों का ये है। आप इसे पहचान कर बता सकते हो कि ये सेल ऑर्गेनल कौन सा है, ये कोशिका का अंग कौन सा है? बताओ, देखें आप इसे पहचान कर बता सकते हो क्या कि ये कोशिका का सेल ऑर्गेनल कौन सा है ना। कुछ ऐसी सबमरीन जैसा दिख रहा है ना, ये पनडुब्बी जैसा दिख रहा है ना, ये कोशिका का सेल, और अंदर कुछ तो भयंकर चल रहा है भाई इसके, है ना। और इसके अंदर तो हमें लाइसोसोम भी दिखा था। अभी देखो इसके अंदर लाइसोसोम दिखेगा तुमको, राइबोसोम, ये देखो ये राइबोसोम दिख रहे हैं, ये तो डीएनए जैसी चीज दिख रही है कुछ। ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका का कौन सा सेल ऑर्गन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो सूत्रकणिका इसे हम हिंदी में कहते हैं।
किस नाम से हम इसे जानते हैं बेटा? सूत्र। सूत्र माने धागे जैसी, कणिका माने कण, तो धागे जैसे कण अगर हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये है आपका सूत्र कणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। द थिंग इज कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या क्या कहानियां हैं बताओ। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पर्सनल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पर्सनल राइबोसोम होता है ना। पर जो डीएनए होता है वो केंद्रक में नहीं, ऐसे ही सिंपल होता है, सिंपल डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो लिक्विड है ना, उस लिक्विड के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर तैरता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर तैरता रहता है। गाइज एक बार सेशन शेयर कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार मेरी मेहनत जो है ना वो सफल हो रही है। बस मुझे ऐसा लगेगा। तो अगर किसी को सच में दिल से लगता है कि यार मैडम का कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है, तो हम सेशन को तो शेयर कर ही सकते हैं। कर सकते हो ना? तो ये वाली चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई ये जो है ये डीएनए, देखो लिक्विड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड के अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसके अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम है? छोटा वाला 70S राइबोसोम है ना। ऐसी मान्यता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा ही दिखता है, क्योंकि उसके पास भी सिंपल वाला डीएनए है जो लिक्विड में तैर रहा है, उसके पास भी राइबोसोम है। और कौन से वाला राइबोसोम है? 70S। तो कहीं कहीं ये सिमिलैरिटी दिखाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो ऐसा अलग अलग साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका ही आगे डेवलप होकर यूकैरियोटिक कोशिका बनी, पुरानी कोशिका ही आगे होकर डेवलप होकर यूकैरियोटिक कोशिका बनी। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसी ही सिमिलैरिटी माइटोकॉन्ड्रिया दिखाता है, मतलब एक कोशिका का अंग होकर ये कोशिका जैसी संरचना दिखाता है। जैसे बैक्टीरिया की कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो होने को तो ये कोशिका का अंग है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर, इसकी हरकतें तो पूरी एक कोशिका जैसी है। इसलिए इसको सेल विद इन सेल के नाम से जाना जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका, यानी कि ऐसा मानते हैं कि कोशिका जैसा एटीट्यूड है भाई का अपने, ठीक है, तो इसलिए हम इसे सेल विद इन सेल कहते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं। कल को कोई तुमसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसके जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, तो आप कह देना कि माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। बोलो देखिए, कह दोगे क्या? कह दोगे क्या? बताओ। फिर कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम क्या करता है। तो आओ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन करवाऊंगी, क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है? तो आप लोगों ने जहां भी कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, उसके नीचे ऐसे लिखो वर्क, और वर्क लिखकर ऐसा लिख लो कि ये क्या करता है? रेस्पायरेशन करता है, श्वसन का कार्य करता है। क्या करता है बेटा? श्वसन करता है। क्या करता है? श्वसन करता है। फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि श्वसन करता है तो कौन से प्रकार का श्वसन करता है ना। दूसरा क्वेश्चन आएगा श्वसन करता है तो कौन से प्रकार का श्वसन करता है, तो आप बोलोगे एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि ऑक्सी श्वसन करता है। कौन सा श्वसन करता है? ऑक्सी श्वसन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर आप इसे कह सकते हो कि दीदी एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन करता है। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेगा, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। सांस लो सब एक बार, वापस सांस लो, एक बार और लो, लंबी सांस लो। Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. एक बार और लो, लंबी सांस लो। ये सांस जब ली आपने, लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड ने पकड़ी, और ब्लड से हर एक कोशिका में गई, और हर एक कोशिका के अंग में गई। समझे कि नहीं समझे? अब ये चूंकि हर एक कोशिका के अंग में गई, तो आपको ध्यान रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। ये जो है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको ध्यान रखना है, क्या कर रहे थे भाई साहब? रेस्पिरेशन कर रहे थे। कौन से प्रकार का रेस्पिरेशन कर रहे थे? एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कर रहे थे। आप जब खाना खाते हो तो आपका खाना जो है, आप जब खाना खाते हो तो आपका खाना जो है ग्लूकोज में टूटता है, और वो ग्लूकोज सारा का सारा ब्लड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। फिर जब आपने अभी सांस ली तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन ब्लड जो है वो किसको ले गया? यहाँ पर ले गया। और एक दिन याद करो, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? कि ये जो आप लोगों का ग्लूकोज होता है ना, ये इंतजार कर रहा है ना, कि कौन सा गाना गा रहा है? इंतजार कर रहा है। ऑक्सीजन, खाना तो खा लिया था, ऑक्सीजन आई जैसे ही तो इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन का, कि जिसका मुझे
था इंतजार, वो घड़ी आ गई हाँ, है ना। तो भाई ऑक्सीजन का ही तो इंतजार कर रहा था, ये ऑक्सीजन का इंतजार कर रहा था। और कोई बढ़िया सा गाना बताओ इसका, गाना इसके लिए गाना भी गाता है ये कि भाई मैं तेरे लिए तो बना हूं, है ना, कि जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, है ना। तो फिर हमने कहा ये जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन को देखता है और फिर ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप CO2 H2O और ATP बनने लगता है। क्या बनने लगता है? ATP बनने लगता है। ATP क्या है बेटा? ATP एनर्जी है। ATP क्या है? ATP एनर्जी है। अब ऊर्जा को 1 किलो, 2 किलो, 250 ग्राम, 1500 ग्राम, 50 ग्राम ऐसा तो बोल नहीं सकते, है ना। तो फिर ATP को हमने यहाँ पर इसे मॉलिक्यूल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो भाई मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमें 36 ATP मिलता है। तो आपसे पूछा जाए ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी रिएक्शन हो रही है? एरोबिक रिएक्शन हो रही है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितना ATP बन रहा है? आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP बन रहा है। आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी है, इसीलिए तो हम लोग इसे पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। ये अपने लिए एनर्जी नहीं बना रहा है, ये आप खा रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, है ना, इसको परेशान कर लिया, उसको परेशान कर लिया, ये जितनी भी ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ रही है सारे उठपटांग काम करने की, वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के कारण आ रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को थैंक यू बोलो, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया को थैंक यू, नाराज हो जाएगा नहीं तो बोलो माइटोकॉन्ड्रिया को थैंक यू। एक बढ़िया बात बताऊं तुमको जो तुमने आज तक नहीं सुनी होगी, बता दूं क्या? बता दूं क्या? बोलो देखिए फटाफट से। अगर मैं तुमको ये कह दूं कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया के कारण कैंसर होता है, तो तुम क्या मेरी बात मानोगे क्या? तुम मेरी बात मानोगे क्या अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के कारण जो है ना क्या तुम मेरी बात मानोगे क्या? अरे हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया कैंसर का कारण बन सकता है। मैडम कैसे कैंसर का कारण बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया? बहुत ध्यान से सुनना तुमको, है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया कैंसर का कारण कैसे बन सकता है। देखो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कैंसर क्यों हो रहा था? कैंसर क्यों हो रहा था भाई? आपकी जो है सेल ने जो है वो ग्रोथ कर ली और मल्टीपल सेल डिवीजन कर लिया, बहुत सारा कोशिका विभाजन कर लिया। और जब जैसे ही बहुत सारा कोशिका विभाजन किया और जैसे ही बहुत सारा कोशिका विभाजन किया तो इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? बहुत सारा जब कोशिका विभाजन किया तो कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो है वो आपका कैंसर हुआ। ठीक है, कोशिका विभाजन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? डेफिनेटली प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। और कोशिका विभाजन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी आपको कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। तो क्या अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम बदल जाए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिस्टम बदल दे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास पर्सनल डीएनए भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पर्सनल डीएनए भी है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास पर्सनल राइबोसोम भी है। यानी कि खूब तो प्रोटीन मिल जाएगा और खूब जो है वो बेसिकली क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिल जाएगी। तो जो कोशिकाएं जो है वो बिगड़ना चाहती हैं, मल्टीपल डेवलपमेंट करना चाहती हैं, उसका साथ माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा, है। तो बताओ ये और आग में घी डालने का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका सेल डिवीजन में या फिर कैंसर में एक महत्वपूर्ण कारक की तरह भी काम करता है। समझे कि नहीं समझे? वो जो काले काम कर रहे हैं उनके अंदर मदद ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। ठीक है, समझ गए बात? तो है ना मजेदार चीज। तो आपका बॉडी का हर एक पार्ट एक दूसरे से बहुत तगड़े तरीके से जो है वो बेसिकली क्या है। अब बोलो देखिए बात समझ में आई क्या? और सबको बात समझ में आई तो थम्स अप करने का, मजा आ रहा है तो 2 थम्स अप करने का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है तो खूब सारे थम्स अप करने का। चलो, और हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बता रही हूँ मैं फिर। चलो, तो ये वाली चीजें हम लोगों की जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखी। माइटोकॉन्ड्रिया को बीच में से काट के देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जब बीच में से काट के देखते हैं तो जनरली क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे ही हमने बीच में से काटा तो हमें दिखे यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और जैसे ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखी तो हमने समझा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की संरचना ऐसी होती है, ये जो अंदर की संरचना इसके अंदर है, इस अंदर की संरचना को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रिस्टी के नाम से। इस क्रिस्टी को बहुत गौर से देखोगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, और इस क्रिस्टी के ऊपर जो तुमको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और इस क्रिस्टी के ऊपर जो तुमको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टिकल पता है क्या है? अरे मैं थम्सअप, ये वाला थम्सअप नहीं, सेशन को लाइक करने वाला थम्सअप बोल रही थी, तुमने नहीं किया दिखता है।
है ना। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं बेटा, इनको कहते हैं ऑक्सीजोम। किस नाम से जानते हैं बेटा? इनको ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। और इस ऑक्सीजोम को और जूम करोगे तो नीचे एक छोटा पार्टिकल, ऊपर एक बड़ा पार्टिकल, इसको कहते हैं F0 पार्टिकल, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। तो ऑक्सीजोम के अंदर F1 और F0 पार्टिकल भी पाए जाते हैं। ये वाली कहानी भी तुम लोगों को ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं हो तो कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो ये देखो यहाँ पर जो है F0 और F1 पार्टिकल लिखा हुआ है ना, ये आपके ऑक्सीजोम ही है जो हेल्प करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन करने में, एरोबिक रेस्पिरेशन करने में। और सारे बच्चे कह देंगे कि हाँ जी दीदी बात समझ में आ गई। ये रहा इसका पर्सनल डीएनए जो कि इसके लिक्विड में तैर रहा है, और ये रहा इसका पर्सनल 70S राइबोसोम जो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरीके से आप लोगों का प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब जो आप लोगों को दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, अब जो आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो आपकी राइबोसोम की संरचना है। मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चे सेशन लाइक नहीं कर रहे हैं। चलो इस राइबोसोम को यहीं छोड़कर मैं सबसे पहले तो आप लोगों को प्रश्न करा देती हूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि प्रश्न तो करवाने ही पड़ेंगे भैया, क्योंकि तुम तो बदतमीज हो, तुम तो सेशन लाइक करोगे ही नहीं। चलो आंसर करो, देखिए कितना कितना क्या क्या समझे, क्या क्या समझ आया, क्या क्या नहीं आया, आओ चेक करते हैं। चलो आंसर करो फटाफट से कि क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। आप लोगों से यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित है और पादप कोशिकाओं में मौजूद है। पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट के अंदर सिर्फ पाया जाता है। प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, हाँ। साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा था, नहीं। रिक्तिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में, रिक्तिका भी दोनों में, भले कम है। फिर यहाँ पर हम भित्ति के बारे में कहेंगे तो कह दो कि दीदी ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देखिए क्या यहाँ पर कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, देखिए क्या यहाँ पर कहा। सुन मेरे, चलो अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता। जवाब दो दोस्तों, देवियों और उनके सज्जनों, आंसर करो कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता। तो डीएनए नाभिक में होता है, लाइसोसोम में होता है, नहीं होता। तो क्या आंसर करेंगे? लाइसोसोम, क्योंकि अभी तक तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। कर दी ना बेवकूफी, नहीं होता है ये पूछा है, नहीं होता है ये पूछा है, नहीं होता है ये पूछा है, समझे? नहीं होता है ये पूछा है, तो हो गई ना बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई रुकावट आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बताओ देखिए फटाफट से कि कोशिका भित्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से लिपिड से बनी होती है। कोशिका भित्ति स्टार्च, अभी बताया था। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। किससे मिलकर बना होगा? मोनोसेकेराइड से। यानी कि सेल्यूलोज एक्चुअली जो है वो C6H12O6 से बना होता है। एक चीज बतानी रह गई, अगर तुम्हारा मन हो तो बता दूं, ये जो आपका सेल्यूलोज होता है, हम लोग जो जब आदिमानव हुआ करते थे तो हम लोग सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते थे, इसलिए इस सेल्यूलोज को स्पेसिफिक पचाने के लिए हमारी बॉडी ने जो है अपेंडिक्स का डेवलपमेंट किया था। आज के तारीख में हम अपेंडिक्स को नहीं यूज में लेते हैं,